हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा क्या एग्जांपल होगा कि एक जिसमें एसेट भी घटे और लायबिलिटी भी घटे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लोन लिया था तो एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, और मान लो लोन चुका दिया हमने। तो लोन चुका दिया तो आपके पास से कैश, आपका एसेट चला गया और लायबिलिटी भी चुक गया, यानी कि वो भी चला गया। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये नंबर 2 में, मिट गया था, ये वापस से लिख देता हूँ, लायबिलिटी। तो यहाँ ये था लोन टेकन, ये था लोन टेकन, ठीक है। और ये हो जाएगा लोन रीपेड, लोन रीपेड हमने वापस कर दिया। तो लोन हमने वापस कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैश हमारा एक एसेट था वो हमारे पास से चला गया, और लोन जो था हमारा लायबिलिटी वो भी चला गया। तो ये भी नंबर 2 ही मान लो, ठीक है, उसका ऑपोजिट है। 5 में बोल रहे हैं इट इंक्रीजेज वन लायबिलिटी डिक्रीजेज अदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ता है और दूसरा लायबिलिटी घट जाता है। इसका एग्जांपल हमने लिया था क्या, एसेट 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 लायबिलिटी, एसेट 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 लायबिलिटी, नहीं, इसका एग्जांपल नहीं लिया। एक लायबिलिटी बढ़ता है और दूसरा लायबिलिटी घट जाता है। देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है ना, तो प्रॉफिट भी क्या होता है ना, वो लायबिलिटी साइड में ही शो होता है। क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो तो बिजनेसमैन के लिए कमा रही है, बिजनेसमैन को लौटाना है वो पैसा। क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है तो वो पैसा तो लौटाएगा ही। और बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, बिजनेसमैन के लिए हो रहा है, तो वो प्रॉफिट भी बिजनेसमैन को ही लौटाना पड़ता है, बिजनेस को। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है ना, तो प्रॉफिट को भी लायबिलिटी में ही शो करते हैं। तो जब प्रॉफिट लायबिलिटी में शो होती है तो कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ कुछ प्रोविजन बनाया जाता है। मान लो एक प्रोविजन बनाती है कंपनी टैक्स से रिलेटेड। कंपनी की प्रॉफिट कमाती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी अनुमान लगाती है, अंदाज लगाती है कि इस साल मेरा कितना टैक्स होगा। मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है और अंदाजा लगाया है कि मेरा 3 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। तो वो क्या करेगी, एक टैक्स का प्रोविजन बनाएगी जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो वो क्या करती है, प्रॉफिट से वो पैसा 3 लाख रुपया साइड कर देती है। तो उसका कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए साइड हो जाएगा तो 7 लाख रुपया। ये तरह का ट्रांजैक्शन आप लोग अभी किए नहीं हो तो आपको अभी समझने में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम लगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उतना खाली आप समझो तो आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो होने वाला खर्चा है, टैक्स जो देना चाह रहे हैं हम लोग सरकार को, उसको पहले ही कैलकुलेट करते हैं। तो एक अनुमान लगाते हैं कि हमको इतना रुपया देना पड़ सकता है, तो उतना प्रॉफिट को हम लोग हटा देते हैं अलग, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो जब प्रॉफिट को हटाते हैं उसका नाम रखते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स। तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट हमारा 10 लाख रुपए से घट के 7 लाख रुपए पे आ जाता है, और एक प्रोविजन बन जाता है। वो प्रोविजन भी हमको लायबिलिटी है, वो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है 3 लाख रुपए की। तो एक तरफ से ये प्रॉफिट का लायबिलिटी घट गया, दूसरे तरफ से एक नया लायबिलिटी बन गया 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल में ये केस आएगा। इंक्रीज वन लायबिलिटी, तो इंक्रीज कौन सी लायबिलिटी हो गई मेरी, ऊपर में यहाँ लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएफटी, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मेरी इंक्रीज हो गई। और डिक्रीज क्या हो गया मेरा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा एक लायबिलिटी है तो वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस केस में ऐसा होता है, दोनों ही लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ा एक लायबिलिटी घटा। जैसे एक एसेट बढ़ा था, मशीन बेचा हमने, एक एसेट बढ़ा एक एसेट घटा था। तो लायबिलिटी में भी होता है, हमने प्रॉफिट साइड किया तो प्रॉफिट घट गया, और साइड करके क्या बनाया, लायबिलिटी एक नया बना दिया जो टैक्स देना है, तो वो एक लायबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। छठे केस में है इट इंक्रीजेज अ लायबिलिटी एंड इंक्रीजेज एन एसेट, एक एसेट बढ़ता है और एक लायबिलिटी भी बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने लोन जो लिया था ना, ये नंबर 2, इसमें कैश आया था, एसेट बढ़ा था, लायबिलिटी भी बढ़ गया था लोन वाला। तो ये नंबर 2 के तरह ही है, इट इंक्रीजेज द लायबिलिटी एंड इंक्रीजेज एन एसेट। तो इस ये नंबर 2 के तरह ही है, सेम। तो ये भी हो गया।
7 नंबर, इट डिक्रीजेज लायबिलिटी इंक्रीजेज अदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी घटती है और एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही है नंबर 5 जो हमने किया। एक लायबिलिटी बढ़ रही है, एक लायबिलिटी घट रही है। तो ये नंबर 7 जो है नंबर 5 के तरह ही है। ठीक है, नंबर 7। और नंबर 8 है, डिक्रीजेज लायबिलिटी एंड डिक्रीजेज एन एसेट। एक एसेट घट रहा है और एक लायबिलिटी भी घट रहा है। तो ये जो हमने लोन रीपे किया था ना, एक नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या है, इट डिक्रीजेज एन एसेट एंड डिक्रीजेज ए लायबिलिटी। तो यही है नंबर 8 भी, इट डिक्रीजेज ए लायबिलिटी डिक्रीजेज एन एसेट। तो ये नंबर 4 के तरह है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या था, इट इंक्रीजेज वन एसेट एंड डिक्रीजेज अदर एसेट। तो ये ने क्या किया था, मशीन सेल किया था, मशीन सेल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हुआ था, कैश बढ़ा था और मशीन घट गया था। ठीक है, दूसरे में लोन लिया, तीसरे में 1 के तरह ही है, चौथा में लोन रीपे कर दिया, पांचवे में प्रॉफिट से हम लोगों ने अलग प्रोविज़न बनाया टैक्स के लिए, छठे में वो 2 नंबर के तरह ही है, सातवां 5 नंबर के तरह है और आठवां 4 नंबर के तरह है। तो इस तरह से ये डुअल कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट को हम लोग इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग देखो, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, 7 अलग अलग दे दिया है, ऐसे देना नहीं चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम लोग करेंगे ना, तो उसमें 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, कभी कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, तो आपको समझ में आते जाएगा। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं, बस ये बताने के लिए इंस्टीट्यूट ने दे दिया है कि ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें डबल एंट्री रिकॉर्ड होती है। और एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे तुमको बैलेंस शीट बना के दे दिया है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे बताया है इंस्टीट्यूट ने, ट्रांजैक्शन या नीचे मेंशन किए हुए हैं, देखो यहाँ पे बोला है अ न्यू मशीन इज परचेज पेइंग 50,000 कैश। एक मशीन खरीदा गया 50,000 रुपये कैश देके, तो मशीन बढ़ गया 50,000 का, कैश घट गया, मशीन बढ़ गया कैश घट गया। तो मशीन देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मशीन अभी ऊपर में 2 लाख दिखा रहा है, लेकिन वो कैसे हुआ, टोटल ट्रांजैक्शन देख लें। मशीन कितने से बढ़ गया, 50,000 से बढ़ गया और कैश 50,000 से घट गया। ठीक है, चलो ये एक हो गया। दूसरा है अ न्यू मशीन इज परचेज फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, कैश इज टू बी पेड लेटर ऑन। ये क्या है, उधार में मशीन खरीद लिया, मशीन तो बढ़ गया 50,000 से, लेकिन हमने इसको उधार में खरीदा है, तो एक लायबिलिटी भी बढ़ गया, उसको 50,000 देना है। तो मशीन फिर से 50,000 से बढ़ गया, मशीन फिर से 50,000 से बढ़ गया। $50,000 से मशीन फिर से बढ़ गया और यहाँ हमको क्रेडिट पे देना है, तो हमारा क्रेडिटर भी 50,000 से बढ़ गया, मतलब एक लायबिलिटी बढ़ गया। ये क्या है, लायबिलिटी। ये एक एसेट बढ़ा और यहाँ एक लायबिलिटी बढ़ा। तो मशीन टोटल कितने का हो गया, पहले में 50,000 का, अभी दूसरे में 50,000, टोटल 1 लाख का मशीन हो गया और 50,000 का लायबिलिटी हो गया। कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू एक्सटेंड 50,000। देखो जैसे हम ऊपर में मैंने एग्जांपल लिया था, 50,000 रुपया बैंक का लोन पे किया गया है, तो 50,000 रुपया कैश घट गया यहाँ पे और बैंक का लोन भी लायबिलिटी एक घट गया। तो एक एसेट घटा और एक लायबिलिटी घटा। तो ये तीसरा भी हो गया। चौथे में लिख रहा है रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। दूसरे लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लिया गया, मतलब दूसरा कोई लोन था लायबिलिटी साइड में, उसको चुकाने के लिए एक और लोन लिया गया। तो एक लायबिलिटी घटा, दूसरा लायबिलिटी आ गया, एक लोन को पे किया तो दूसरा लोन आ गया और 50,000 रुपया कैश भी आया। 50,000 कैश बढ़ा तो लोन को पे किया तो फिर 50,000 कैश कम हो गया,
लाइबिलिटी नया वाला बढ़ा, पुराना वाला कम हो गया, तो बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा इसकी वजह से। ठीक है, पहले से 50,000 का कैश था, लोन लेके रखा था, लाइबिलिटी साइड में लोन था, तो दूसरा लोन ले लिया, पुराना वाला पे कर दिया, तो पुराना वाला ज़ीरो हो गया, उसके जगह में नया वाला आ गया, बस यही बात है। तो कोई बैलेंस शीट में इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। ये वही बात हो गई कि पुरानी मोटरसाइकिल की जगह नई मोटरसाइकिल ले आया, तो जहाँ पे पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ पे अब नई खड़ी हो गई, जगह तो उतना ही ले रही है, तो जगह तो फ्री हुआ नहीं, तो कोई जनरली कोई चेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो मान लो पहले से आपकी बैलेंस शीट ऐसे थी और अब ये सारे ट्रांजैक्शंस इसके बाद हुए, जो हमने ट्रांजैक्शंस पढ़े ना, वो इस बैलेंस शीट पे, ये पहले से आपकी ये बैलेंस शीट की पोजीशन ये थी, मशीन था 2 लाख का, कैश था 1 लाख का, कैपिटल था 1.5 लाख का, बैंक लोन था 75,000 का, और अदर लोन था 75,000 का। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद फिर से हमने बैलेंस शीट बनाया, तो वो ऐसा बना 1 and 3, यानी कि ये पहला जो बैलेंस शीट था और ये दूसरा बैलेंस शीट बन रहा है 1 and 3। अच्छा, यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है एग्जाम्पल में यहाँ पे, और जो 3 नंबर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसके लिए यहाँ पे नंबरिंग की गई है, वो आप इग्नोर करो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है पहले। अच्छा जी, यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो एक एक ट्रांजैक्शन पे बैलेंस शीट में कैसे कैसे चेंज आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। मतलब पूरा सारा चेंज एक बार में करके नहीं दिखा रहे, एक एक ट्रांजैक्शन को मैंने तो समझा दिया, लेकिन वो एक एक ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक बैलेंस शीट बना दिया गया है आपको इजीली समझाने के लिए। तो देखिए पहले केस में क्या हुआ था, इंक्रीज इन मशीन वैल्यू एंड डिक्रीज इन कैश बाय 50,000। पहले में क्या है, हम लोगों ने नया मशीन खरीदा तो मशीन बढ़ा 50,000 से और कैश घट गया। तो मशीन पहले कितने का था, 2 लाख का, और कैश था 1 लाख का, तो मशीन हो गया 2,50,000, और कैश हमारा 1 लाख था, तो हमने मशीन खरीद लिया तो वो 50,000 हो गया। तो ये 2 लाख था, 2 लाख था, इसमें हमने प्लस किया 0.5, मशीन बढ़ गया, और कैश था 1 लाख का, तो माइनस हो गया 0.5, तो 50,000 बच गया। और बाकी का लाइबिलिटी तो जैसा था वैसे का वैसे ही है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं पहले ट्रांजेक्शन में। तो पहला बैलेंस शीट आपको समझ में आया। दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में एक नया ये सब मिटा देता हूँ मैं। एक मिनट, हाँ दूसरे में क्या हुआ, एक नया मशीन हमने खरीदा मगर उधार में खरीदा। ठीक है, तो जब नया मशीन खरीदा हमने उधार में खरीदा, तो पहले जो था 2 लाख का मशीन था, पहला ट्रांजैक्शन अब भूल जाओ, दूसरा ट्रांजैक्शन का इंडिपेंडेंटली अब अप्लाई, मतलब एक ट्रांजैक्शन करके आपको एक बार इम्पैक्ट दिखा दिया तो उसको भूल गए, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरे का इम्पैक्ट अब डायरेक्टली देख रहे हो। तो टोटल 3 लाख का मशीन मत समझना, एक एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग करके दिखाया गया है। तो पहला था जो हमने 50,000 कैश दे खरीदा था, अभी उधार में खरीदा, तो मशीन तो 2 लाख का था तो 2.5 लाख हो गया, और हमने उधार में खरीदा तो हमारा पैसा पूरा 1 लाख का 1 लाख वैसे ही है, और 50,000 का क्रेडिटर्स आ गया, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, जैसा मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी आ गया वो। ठीक है, तीसरे केस में क्या हुआ, थर्ड केस में कैश पेड टू रीपे बैंक लोन टू द एक्सटेंड ऑफ 50,000। जो बैंक लोन था यहाँ पे बैलेंस शीट में ये 75,000 का, 50,000 इसमें से पे कर दिया, तो 25,000 बचेगा। तो यहाँ देखो, मशीन 2 लाख है, कैश 50,000 है, बस बैंक लोन में चेंज हुआ है, तो वहाँ पे हमने 50,000 का लोन पे किया, तो 50,000 का लोन पे किया, तो ये 75,000 का लोन था, 75,000 का लोन था, हमने 50,000 पे कर दिया, तो ये 25,000 हो गया। ठीक है, अब फोर्थ केस क्या हुआ, फोर्थ केस में रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ द अदर लोन। बैंक लोन हमने क्या किया, एक ये जो अदर लोन है 75,000 का, ये जो 75,000 का अदर लोन है, सॉरी
25,000 का अदर लोन है, इसको पे करने के लिए हमने एक और लोन लिया 50,000 का, ठीक है। तो हमारा कैश देख लो कितना है, 1 लाख, अदर लोन है 75,000, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हमने बैंक से एक और लोन ले लिया 50,000 का, तो ये था 75 और 50,000 का ऑन लोन ले लिया, तो 1,25,000 हो गया। और ये था 75, इसमें 50,000 हमने उस लोन लेके इस लोन को पे कर दिया, तो ये हो गया 25। और कैश 1 लाख का 1 लाख रह गया, क्योंकि 1 लाख था, इसमें 50,000 आया और 50,000 का लोन हमने पे कर दिया। 1 लाख था ना पहले से, 50,000 का हमने एक्स्ट्रा लोन लिया पुराना लोन पे करने के लिए, तो 50,000 आया और वो लोन हमने पे कर दिया 50,000, तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, 1 लाख का वो 1 ही लाख रह गया। लेकिन यहाँ चेंज हुआ, देखो ये 75 का 25 हो गया, 50,000 पे हो गया, और ये 75 का 1,25,000 बन गया, क्योंकि हमने नया लोन लिया है। समझ में आया? तो कितना हो गया, 125 और 25 मिला के 1,50,000 हुआ ना। और ये भी देखो, पहले पहले भी कितना ही था, पहले भी 75 और 75 मिला के 150 ही था। तो पुराना लोन को पे करने के लिए नया लोन ले लिया, तो लोन तो टोटल 150 का ही रहा, लेकिन पुराना लोन पे हो गया। ठीक है, तो ये चारों ट्रांजैक्शंस का आपको इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन दिया हुआ है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। इक्विटी को कैपिटल भी बोलते हैं, मैंने आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट पढ़ाया था ऐसे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। रादर मैंने बोला था एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, मैंने ये बोला था। तो एक ही बात है, इन्होंने क्या किया कि ये लायबिलिटी को इधर लेके आ गए, तो वो कैपिटल में प्लस हो गया इक्वल टू एसेट। ये इक्वेशन है, आप इधर उधर करके बना ही सकते हो, तो वही इक्वेशन को यहाँ पे समझाया गया है। तो देखो, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी जो है ना, ये जो लायबिलिटी है, इसको दो पार्ट में बदला जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड करेंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक करेंट। तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू, और एसेट को, लायबिलिटी को यहाँ दो पार्ट में तोड़ा गया है और एसेट को यहाँ दो पार्ट में तोड़ा गया है, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट। एसेट भी दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट, और लायबिलिटी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जब हमने इसको तोड़ दिया, तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट्स, और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, ये जो करेंट लायबिलिटी थी उसको हमने उस साइड भेज दिया, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये जो, यहाँ देखो, ये जो करंट लायबिलिटी थी हमने इसको यहाँ पे भेज दिया, तो ये यहाँ पे आ गई, देखो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और यहाँ से करंट लायबिलिटी चली गई, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बच गई। और इसके बाद बोल रहे हैं इक्विटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन बना ना, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये वाला जो इक्वेशन बना, तो इसमें क्या किया इन लोगों ने, ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माइनस किया ना, इसको बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल ये रहा, और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को इधर डाल दिया, तो वो प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। तो इक्विटी इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ऐसे एक करके इक्वेशन बना दिया। तो ये इक्वेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी अकाउंटिंग हम लोगों ने की नहीं है, बट इसको इस तरीके से करके लिखा जा सकता है, बस आप इतना समझो। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को
इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने यही सीखा कि एसेट दो तरह के होते हैं, एक करंट एसेट और एक करंट एसेट और एक फिक्स एसेट, और लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। और एक चीज़ सीखा हमने इसमें कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को जब माइनस किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। ये आप लोग लिख लो अगर कॉपी में लिखना चाहते हो। लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, और एसेट इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट, और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसे करके आप एक के बाद एक नीचे करके लिख लो। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट, एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। ये चीज़ आप लोग लिख के रखो, और ये चीज़ याद रखो, बस ये वाले, ये और ये, बस ये दो चीज़ याद रखो, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है, तो इस क्लास में हमने ये इलस्ट्रेशन हम लोग अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, ये इलस्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। डुअलिटी कॉन्सेप्ट में ये एक इलस्ट्रेशन है, उसका सोल्यूशन है। बस इतना ही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो ये एक इलस्ट्रेशन बच गया, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। इस क्लास के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।